आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रैपिड रिवीजन कर रहे हैं 7 लेसन का। कितने लेसन का कर रहे हैं? ध्यान रखना, पहला लेसन कौन सा है? अर्थव्यवस्था। पहला कौन सा है? अर्थव्यवस्था। हाँ, दूसरा बताओ कौन सा है? राज्य और राष्ट्र की आय। कौन सा है? आपको याद रखना, राज्य और राष्ट्र की आय, ये दूसरा लेसन है, ठीक ना? तीसरा लेसन में मुद्रा एवं साख। क्या बोलिएगा? ये चैप्टर आपको याद रहना चाहिए। चौथा बताइए क्या है? गुड, हमारी वित्तीय संस्था, ये आपका लेसन है 4। ठीक, पांचवा है वैश्विक। पांचवा कौन सा? रोजगार और ये रोजगार ले लो। छठा कौन सा हो जाएगा? वैश्विक। हाँ, ये याद रखना, वैश्वीकरण। और सातवां कौन सा हो जाएगा? भोक्ता, है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। अर्थव्यवस्था, है ना, ये आपको याद रखना है। तो हम आपको बताए थे कि अर्थव्यवस्था कितने शब्द से मिलकर बना है? अर्थ प्लस, थोड़ा लाउड नीचे रखना है, ठीक है ना। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम है अर्थ और दूसरे का नाम है ना। याद रखिएगा, ये आपको पता रहना चाहिए। देखो, अर्थ का मतलब क्या हो गया? पैसा। पैसा। और व्यवस्था का मतलब? व्यवस्था। ये पता रहना चाहिए आपको कि अर्थ का मतलब पैसा होता है और व्यवस्था का मतलब व्यवस्था होता है। मतलब देश में हम जो पैसे के लिए व्यवस्था करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बारे में 2 प्रोफेसर थे, एक का नाम था प्रोफेसर ब्राउन। प्रोफेसर ब्राउन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजीविका अर्जन की प्रणाली, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर हम लोग क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कार्य से जुड़े हो, सारे लोगों को अर्थव्यवस्था के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जितना पैसा वो कमा रहे हैं। आप इंसान के संतुष्टि के लिए, मानव की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए, ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो चुपचाप। मानव की आवश्यकता के संतुष्टि के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या यूज कर रहे हैं? मतलब संसाधन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? इसको क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था। 3 डेफिनेशन है, तुमको पता रहना चाहिए। क्लियर है? ये सब पढ़ लियो। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? पहला क्या पढ़े हो? पूंजीवादी। पहला क्या पढ़े हो? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा हम लोग क्या पढ़े? क्या पढ़े? और तीसरी क्या पढ़े? तीसरा हम लोग मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका स्वामित्व होगा? निजी व्यक्ति का। किसका होगा? समाजवादी में? समाजवादी में? वेरी गुड। और मिश्रित में किसका? वेरी गुड, ये याद रखिएगा, ये एक चेन है। एक है पूंजीवादी। पूंजीवादी बहुत आसान है, इसमें किसका? निजी का, जो निजी व्यक्ति है। ये दूसरा होगा समाजवादी, ये सब याद रखना है, नॉर्मल। इसमें किसका आ जाएगा? सरकार का। तीसरा क्या होगा? मिश्रित, है ना, ये याद रखना। इसमें किसका? दोनों का ये अधिकार होता है। बोलो, बातें समझ में आई? समझ में आई? कौन विकास हम लोग पढ़े थे? सतत विकास। कौन सा विकास? किसका हम लोग सोच के ध्यान में विकास करते हैं? भावी पीढ़ी। जिस विकास की प्रक्रिया में हम लोग भावी पीढ़ी का ध्यान रखते हैं, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हैं, वो हो जाता है सतत विकास। कौन सा विकास हो जाता है? जैसे कोयला के क्षेत्र में विकास हुआ, जैसे पेट्रोलियम के क्षेत्र में विकास हुआ, तो हम लोग आने वाले जनरेशन को सोचते हैं कि कैसे उसका डेवलपमेंट कर। बोलो, सारी चीजें क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता रहना चाहिए, बहुत आसान है, मानव विकास रिपोर्ट। क्या बोलिएगा? मानव विकास रिपोर्ट। ये इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR। ये HDR सबसे पहले एक प्रोफेसर थे, उसका नाम था महबूब उल हक। क्या नाम था? महबूब उल हक, है ना। महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था। और उस टाइम जो HDI मूल्य था, ये भी याद रखना, इस टाइम HDI मूल्य 0.965 नार्वे एक देश होता था। ये नार्वे एक कंट्री है। सबसे ज्यादा HDI मूल्य, सबसे ज्यादा मानव विकसित किस देश का है? किस देश का HDI मूल्य अच्छा है? तो वो आपको याद रहना चाहिए, नार्वे। कौन सी जगह का? क्लियर है? हम लोग मानव विकास रिपोर्ट को किस किस आधार पर मापते हैं? तो पहला क्या होगा? शिक्षा। पहला किस आधार पर मापते हैं? शिक्षा आधार पर मापते हैं। दूसरा बताओ? स्वास्थ्य। दूसरा क्या होगा? वेरी गुड, स्वास्थ्य। तीसरा क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलेगा इसको? प्रति व्यक्ति। ये 3 आधार पे हम लोग क्या करते हैं? मानव विकास रिपोर्ट को चेक करते हैं। ठीक है, एक चीज और आप लोगों को पढ़ाए थे, क्या बताए थे? आधारित, क्या बोले थे?
आधारिक संरचना कौन सी संरचना? किसी भी देश के विकास के लिए उपयोगी माने जाने वाले संरचना को आधारिक संरचना कहते हैं, जो देश का रीढ़ माना जाता है, बैकबोन ऑफ द कंट्री माना जाता है। अगर मान लीजिए आधारिक संरचना नहीं रहेगा तो देश का उस राज्य का विकास नहीं होगा। बोलो ये सारी चीजें क्लियर है? इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा था कि देखो भाई अपने पास जो देश है वो 3 तरह का है। पहला देश है विकसित, कौन सा देश है? दूसरा देश है विकासशील देश है, और तीसरा देश है अविकसित, है ना, जिसको गरीब कंट्री कह सकते हैं ना। तो ये एक याद रखना। इसके बारे में क्या कहानी है तो वो देख लेना, अच्छे से याद रखना। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था, ठीक है ना, WB का रिपोर्ट था, जिसमें 2004 ईस्वी का रिपोर्ट था, जिसमें कहा गया था कि जिस देश का आय प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपए से ज्यादा है, कितने हैं? 4,53,000, 4,53,000 से ज्यादा है तो वह देश विकसित देश है। और जिस देश का आय 37,000 से 35,000 है या उससे ज्यादा है, 35,000 है या उससे ज्यादा है, या उससे ज्यादा है, तो उस देश को हम लोग विकासशील देश कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे भारत देश का जो प्रति व्यक्ति आया था 2008 में 28,000 रुपए था। कितना रुपए था? 28,000 रुपए था। बात समझ आ रहा है? तो इसलिए हमारे भारत देश को विकासशील देशों की श्रेणी में रखा गया है, और अगर उससे कम होगा तो वो अविकसित देश में पुअर कंट्री में भी आ जाता है। बोलो सारी चीजें क्लियर है? यस सर। कलाम साहब का कहना था कि जब बिहार का विकास होगा तो किसका विकास होगा? देश का विकास होगा। और एक रिपोर्ट था, कौन सा रिपोर्ट था? MPCE का रिपोर्ट था, ये 2002 का रिपोर्ट था। उस टाइम आपके प्रधानमंत्री थे अटल साहब, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, वो जब प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम एक रिपोर्ट आया था, उसमें बिहार को कौन सा राज्य कहा गया? वो तो कौन सा राज्य कहा गया? बीमारू राज्य कहा गया, है ना। तो बीमारू राज्य का रीजन क्या है? तो वो अच्छे से समझ लो। पहला रीजन ये है जनसंख्या में वृद्धि, यानी बिहार की जनसंख्या दिन रात चौगुनी दर से बढ़ रही है। बिहार के संसाधन जनसंख्या बढ़ने के कारण कम होते जा रहे हैं, इसीलिए क्या है कि बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बिहार में उद्योगों की कमी है। बिहार के उद्योग 15 नवंबर 2000 को वो कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया। तो जब से बिहार अलग हुआ, बात सुन पा रहा है, झारखंड से, तो बिहार क्या हो गया? एक गरीब स्टेट बन गया। बिहार की लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। बिहार में लगभग 47% लोग गरीब है। याद रखिएगा, 47% लोग ऐसे हैं जो अपना मासिक 6,000 रुपया तक नहीं कमा पा रहे हैं, इसलिए वो गरीब है। बात मुझे सीधे समझ में आ रही है? बिहार उद्योग के मामले में पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार गरीबी के मामले में भी क्या है? पिछड़ा हुआ राज्य है ना। और क्या चीजें हैं? तो बिहार के बारे में एक चीज और प्रसिद्ध है कि बिहार क्या है? शिक्षा के मामले में भी पीछे है। भले ही जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब से बिहार का रेशियो अच्छा हुआ। वर्तमान में अभी 65% एजुकेशन बिहार में है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा नहीं है। बिहार एजुकेशन के मामले में पीछे है। बिहार में भ्रष्टाचार है, ये सब चीजें, इसकी वजह से बिहार पिछड़ा हुआ। आपको पता है, सारा एक्सप्लेन हम कर दिए। एक चीज और याद रखिए कि बिहार कितने भागों में बटा हुआ? कितने भागों में? 2। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार और आपको पता है कि जो उत्तरी बिहार है वो बाढ़ ग्रसित है, और दक्षिणी बिहार में नदियों का अभाव है। उत्तरी बिहार में एक नदी है, उसका क्या नाम है बताओ? कौन सी नदी नाम है? नाम है नदी। ये नदी परलय का काम कर रहा है। परलय अभिशाप है। इस नदी से हजारों हजार गांव, बल्कि यूं समझ लीजिए लाखों गांव क्या हो रहा है? बह जा रहा। तो बात सुन रहा है? तो ये नदी अभिशाप है बिहार के, शोक है, इसलिए इस नदी को शोक कहा जाता है, दुख कहा जाता है। ठीक। दक्षिणी भाग में जाइएगा तो वहां नदियों का अभाव है, जिस वजह से वहां जो फसलें होती है वो क्या होती है? बारिश के अभाव में मारी जाती है। आपको बताया कुछ दिन हम कि देखो बिहार का दक्षिण भाग में जो गया एक जिला है, ये जिला ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा गर्म भी है और सबसे ज्यादा ठंडा भी है। और ये गया जिला, ये औरंगाबाद जिला, ये नवादा जिला, ये नालंदा जिला, ये सब उधर ही पड़ता। और ये सब जिला ऐसा जिला है जो गर्मी के मौसम में काफी सूखा रीजन है, ड्राउट रीजन है। यहाँ रिवर नहीं है, नदियों का विकास नहीं हुआ। बोलो ये लेसन कंप्लीट हो गया? समझ में आ गया? एक लेसन में यही था अपने पास, और कुछ न था। हमने बताया था कि देखो किसी भी देश के विकास के लिए कितने वर्ष की योजना बनाई जाती थी? कितने वर्ष की? क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना कहते हैं ना। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 51 से 56। कब आई थी बताओ? 1951 से। ये याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना आई। और अभी जो बंद हुआ पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 जो पंचवर्षीय योजना था, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना।
केवा पंचवर्षीय योजना था? 12वां, है ना। अच्छा, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को गठन हुआ था। इसका काम था कि देश में आने वाले 5 साल के विकास की योजनाओं को तैयार करना। बात समझ आ रहा? लेकिन जब से नीति आयोग का गठन हुआ, ये योजना क्या हुआ? 7 साल, 10 साल, 15 साल के टर्म में बन गया। बात समझ में आ रहा ना? एक ये हुआ कि 7 साल का प्लान तय करना, एक ये हुआ कि 10 साल का प्लान तय करना, और एक ये हुआ कि 15 साल का क्या करना? प्लान को तय करना। चीजें समझ में आ रही है? और 2047 तक का भारत के लिए लक्ष्य रखा गया है कि भारत क्या होगा कि इस देश में अमृत काल होगा। बात समझ में आ रहा ना? ये सारी चीजें समझ में आई। पहला लेसन का एकदम आसान है, कुछ नहीं है इस लेसन में। बार बार हम कह रहे हैं कि तुम्हें अगर पहला लेसन बोलेगा तुम्हें बोलने के लिए, अगर एक शब्द में बोले तो कहना अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था ही पूरा लेसन है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब उस अर्थव्यवस्था में तुम पढ़ोगे अर्थव्यवस्था कितने टाइप का, अब उसमें पढ़ोगे आर्थिक क्षेत्र कितने प्रकार का, कितने प्रकार का, ये बोलो। प्राथमिक, प्राथमिक में किसको रखते हैं हम लोग? कृषि को रखते हैं। और द्वितीय को हम लोग किसको रखेंगे? और तृतीय को हम लोग किसको रखेंगे? अरे वाह, वेरी गुड। बोलो, ये सारी चीजें समझ में आ गई? ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक चीज और समझिए, आप दूसरा लेसन भी हम लोग देख लेते हैं। पहला लेसन क्लियर हो गया? पहला लेसन में कुछ नहीं है। अब आपको बार बार कह दीजिए, जो इकोनॉमिक्स है ये अगर अच्छे से पढ़ लिए, देखो हम एक बात बता देते हैं तुम अगर मैट्रिक में 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, नागरिक है। अगर स्टूडेंट सिर्फ 2 सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ ले तो हमें लगता है कि वो 100 में से 50 का 50 ऑब्जेक्टिव कंफर्म करके आएगा। सब्जेक्टिव में भले ही सबका वेटेज रहता है अलग अलग, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो गेम चलता है वो 100 ऑब्जेक्टिव है। हो सकता है उसमें 20 को 30 को तुमको इकोनॉमिक्स से टकरा जाएगा, हो सकता है कि तुमको 20 को 30 को ज्योग्राफी दे देगा, हो सकता है 20-30 तुमको हिस्ट्री दे देगा। तुम्हारा जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा उसको टच करो। बात समझ में आ रहा? तो ये आपको पता रहना चाहिए। देखो बहुत आसान है, बार बार कह रहे हैं। तो दूसरा लेसन क्या है? राज्य और राष्ट्र की आय। क्या बोलिएगा? उसको थोड़ा देख लीजिए, इसको बता देते हैं पूरा, ठीक है। सेकंड लेसन देखिए थोड़ा जल्दी। चलिए दूसरे लेसन पे आ जाओ। राज्य एवं राष्ट्र की आय, है ना? ये ध्यान दो। सबसे पहले तुम क्या सीखोगे? आय। क्या सीखोगे? आय का मतलब क्या हुआ? पारिश्रमिक। हाँ जाइए, जिनको बुला रहे जाइए, देखिए पेरेंट्स सेकंड जाइए। हाँ, आय में क्या बोलेगा? पारिश्रमिक। ये आय तो क्या हो गया? पारिश्रमिक। पारिश्रमिक मतलब कि कोई भी व्यक्ति मानसिक श्रम करे या शारीरिक श्रम करे, उसके बदले जो उसे क्या मिलता? पारिश्रमिक मिलता। क्या मिलता? उसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? तुम दिवस क्या मना रही है तुमको? हाँ, इसको काट दिए थे हम लोग। तो पारिश्रमिक को किसको बोलोगे? कोई व्यक्ति कौन सा मेहनत करेगा? क्या कौन सा मेहनत करेगा? क्या बोलेंगे? पारिश्रमिक। और वो उसके बदले पारिश्रमिक मिलेगा, उसके बदले हो सकता है रुपया मिलेगा, खजाना मिलेगा। बात में क्या समझ में आया? हो सकता है सोना चांदी मिल जाए, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। वो तो वो सब राजा के दौर में होता था कि तुम काम कर दिए तो तुमको कई कट्ठा जमीन दे दिया, दान में गिफ्ट कर दिया। अरे आज के दौर में जानते हो, अभी के दौर में लोग जमीन के 1 इंच के लिए लड़ता है ना? एक एक धूल के लिए आदमी क्या करता है? मर जाता है, कट जाता है, कुर्बान हो जाता है। लेकिन जानते हो, इस एक धूल की कीमत आज से 100 से 200 साल पहले कुछ नहीं था। राजाओं के दौर में जब मुगल का शासन चला, ये याद रखना, 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगल शासन चला। इसको बोलते हैं हम लोग मुगल काल। यस, टाइम जो राजा होता था, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो हुमायूं हो, जहांगीर हो, इन लोगों के दौर में क्या होता था जानते हैं? जो आदमी अच्छा काम किया उसको सोने की सिक्का 100 अशरफी दिनार, क्या बोलते, गिफ्ट में दे दिया जाता था, दिनार। ठीक, कोई और अच्छा काम किया तो उसको क्या किया? कई बीघा जमीन दे दिया। वो बात समझ में आ रहा है कि बस एज ए गिफ्ट दे दिया। आज के दौर में देखो, तुम किसी को कहो कि 1 धूर जमीन तुमको देकर देकर नहीं देगा। हाँ,
खरीदना पड़ेगा ना, ये रूल पहले था। बोलो बात समझ में आया? तो आई समझ गए? आई तुमको किस किस रूप में मिलेगा? पैसा के रूप में मिल सकता है, और किस रूप में? लाभ हानि के रूप में मिल सकता है, और किस रूप में मिलेगा बताओ? लगान के रूप में मिलेगा, वेतन सैलरी के रूप में मिलेगा। ये सब आय का साधन है। आय कितने प्रकार का? दो। एक है, बोलो पी, कौन लिखे है? पीसी। अच्छा एक बात जानते हो अच्छी चीज, हिंदी में भी आय, अंग्रेजी में भी आय। आय को हम लोग हिंदी में भी आय बोलते हैं और अंग्रेजी में भी। अंग्रेजी का आय भी लिखा जाता है। आय को नोटेशन किससे? आय से। आय इनकम, आय अंग्रेजी में भी आय हुआ और हिंदी में भी, इसलिए नो कंफ्यूजन। बात समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ लिखा PCI, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रति, बोलो प्रति व्यक्ति, यानी देश में रह रहे एक लोगों की औसत आय। एक आदमी इस देश में कितना रुपया कमा रहा है वो क्या कहलाएगा? कौन सा आय कहलाएगा? क्लियर है? इसके बाद दूसरा आय बताइए कौन सा है? राष्ट्रीय आय। कौन सा है? इस आय को एक वर्ड में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे तुम बताओ? राष्ट्रीय आय को कुल आय, देश की कुल आय कितना रुपया देश के प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से और तृतीय क्षेत्र से अर्जित कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर इस बागर गांव के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे आय को तो कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे बागर की प्रति व्यक्ति आय। एक आदमी इस बागर और इस गांव में रहने वाला कितना कमा रहा, वो प्रति व्यक्ति आय हो गया। और ये हो गया बागर की कुल आय, मतलब सब लोग कितने कमा रहे हैं। बोलो चीजें समझ में आ रही है? तो बहुत आसान है, इसको याद रखना। एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है बताओ? प्रति आय प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताइए? हाँ, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या, ये याद रखिए। ये आपका फॉर्मूला है, ये मैथ का फॉर्मूला है सर। ठीक है? नेक्स्ट आप क्या कहते? गरीबी, गरीबी, ये एक गरीबी है और इससे जो जन्म होगा वो भी गरीबी ही होगा। ये रैगनर नक्स का ही कहना था, ये रैगनर नक्स का ही कहना था, क्योंकि गरीबी को गरीबी बराबर गरीबी, मैथ में कहा कि गरीबी बराबर गरीबी, मतलब गरीब परिवार में अगर बच्चों का जन्म हुआ तो वो अच्छे शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे संसाधन के अभाव में क्या रह जाएंगे? रह जाएंगे, और उनकी आय भी क्या होगी? कम होगी। इसलिए गरीब परिवार के बच्चे फलता क्या रहते हैं? गरीबी गरीबी को जन्म देती है। बहुत बड़ी बात, बात समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर? अब बताओ राष्ट्रीय आय, अपना जो देश का राष्ट्रीय आय है उसके बारे में कुछ प्रोफेसर थे वो कुछ कहे थे, याद रखना। एक कौन कहा था? मार्शल। कौन कहा था? मार्शल। इसका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा था कि एक साल में किसी भी देश में जितने वस्तुओं का उत्पादन होता है, बात सुन रहा, उसके कुल मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय करते हैं, यानी कितना टोटल पैसा प्राप्त हुआ उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। कौन कहा था? मार्शल। कौन सा मार्शल? वो चार चक्का मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। कौन सा मार्शल जी? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। पीगू महोदय क्या कहते हो? देखो पीगू महोदय, पीगू तो आप कहते कि देखो राष्ट्रीय आय में विदेश की आय भी जरूरी होगी, अगर दूसरे देश की आय है उसको भी तुम राष्ट्रीय आय में जोड़ दो। ये पीगू का काम था, पीगू कह दिया। बात समझ में आ रहा? तो राष्ट्रीय आय के बारे में अलग अलग अर्थशास्त्री ने अपना अलग अलग मत दिया। बात समझ में आ रहा? अब एक चीज और सीखो, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? जी डी जी डी सकल, बोलो सकल। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि कितने साल में? साल में किसी भी देश में उत्पादित वस्तु और सेवा के कुल मात्रा के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगर कुल मूल्य ले लेंगे तो राष्ट्रीय आय, और अगर कुल मात्रा ले लेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद। इसको बात समझ आ रहा है? किसी भी देश का जो रैंकिंग है वो जीडीपी के आधार पर तय होता है, बिकॉज ये पता लगाया जाता है कि उस देश में जो कंपनियां आई वो कंपनी आने के बाद कितना जीडीपी मूल्य उसका होगा। बात समझ में आ रहा है?
अब देखो एक चीज देखो, जैसे ये एक देश है, इस देश की इकोनॉमी को अगर चेक करेंगे तो ये जीडीपी का रैंकिंग चेक होगा पहला, और दूसरा रैंकिंग इसमें एनआई का रैंकिंग चेक होगा, राष्ट्रीय आय का, यही रेंज चलेगा। तो एकदम याद रखना, अगर कोई भी कंपनी आती है देश में, मान लो कोई कंपनी आई, तो वो कंपनी आने के बाद कितना वस्तु का उत्पादन किया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? yes, अगर कॉफी की कंपनी आई तो कितना कॉफी बना, बात बुझे कि नहीं बुझे? तो ये तुमको हो जाएगा एक तरह का देश का जीडीपी हो जाएगा, मतलब कुल उत्पाद की संख्या और ये राष्ट्रीय आय, ये दो चीज पर देश का इकोनॉमिक डिपेंड करता है, देश का क्या है अर्थव्यवस्था डिपेंड करता है। हमने आपको कहा था कि देखो जिस तरह से एक फैमिली को चलाने के लिए इकोनॉमिक्स की जरूरत होती है, वैसे ही इस देश को भी चलाने के लिए किसकी जरूरत है, बहुत जरूरी है। बोलो समझ में आया? yes, sir. अच्छा ये कौन सा बताओ, राष्ट्रीय आय की गणना किससे करते हैं? केंद्रीय, बोलो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय, वेरी गुड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें याद रखना किसको बोलते हैं, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पहले 1949 ईस्वी में, उससे पहले याद रखना कब हुआ था गणना, पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब किया गया था? 1868, 1868 में। कौन था? दादा, दादा भी बन गया, भाई भी बन गया, नौरोज भी कर लिया, समझ में आए? तो क्या नाम था? दादा भाई, कौन भाई नौरोजी की? दादा भाई नौरोजी। कितना रुपया बताया था प्रति व्यक्ति आय? कितना रुपया बताया था राष्ट्रीय आय का अनुमान? 200। किताब का नाम क्या था? दी पॉवर्टी, दी पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये उसकी किताब का नाम था। इसी किताब में वो बताया था नौरोजी साहब, दादा भाई नौरोजी। बोलो ये सब चीज क्लियर है? ये देखो ये CSO के बारे में PC महालनोबिस एक प्रोफेसर थे, PC महालनोबिस, ये PC महालनोबिस की अध्यक्षता में सबसे पहले 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। हमने कहा कि देखो राष्ट्रीय आय के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, लेकिन राष्ट्रीय आय भारत का गिनना इतना टफ है, कह नहीं सकते। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में बहुत सारी कठिनाई आती है, जिसमें पहला नंबर कठिनाई है आंकड़ों को जमा करने में कठिनाई, दूसरी कठिनाई है दोहरी गणना की संभावना, और तीसरी कठिनाई कौन सी है? मूल्यों को मापने में कठिनाई। बात सुना? अब हमारा भोला वाला है वो बागड़ में है, मान लो, अब बेचारा मान लो एक दिन का 8,000 रुपये कमा रहा है, बात बुझे? मान लो कमा रहा है 8,000 रुपये एक दिन का, वो अगर दूसरे राज्य में अगर जाएगा तो इधर भी 8,000 काउंट हो गया और दूसरे राज्य में भी उसका पैसा क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। मतलब भोला वाला ने ठग लिया देश की आय। बात बुझे कि नहीं बुझे? राष्ट्रीय आय में वही चीजें काउंट होती है कि 2 बार अगर गणना हो जाए तो ये डाउटा हो जाता है। अभी जनगणना 2027 के स्टार्ट होने वाला है तुम लोग का, देखना सब पूरे देश में। बिहार का जनगणना होगा, बिहार का जनगणना 2027 में होने वाला अगले साल, ठीक है? उस जनगणना में देखिएगा आपके घर घर जाके आपका डाटा लेगा, नाम लेगा, पिता के नाम लेगा, कितने लोग मेंबर थे इसमें, कितने लोग टपक गए, नए आए, बात समझे कि नहीं मुझे? मतलब सबका डाटा लेगा, कौन लोग जीवित है, कौन लोग मृत हो गए, बात समझे कि नहीं समझे? सबका डाटा तुम्हारा लेगा, फिर उस डाटा के बाद बताएगा इस बिहार की आबादी कौन से देश के बराबर है। अभी तो ऑस्ट्रेलिया के बराबर है, ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितने? 10 करोड़ है, हम लोग कितने? 14 करोड़, हम लोग बहुत आगे। महाराष्ट्र के बाद सुनो, महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, महाराष्ट्र और यूपी के बाद जो है हमारी जनसंख्या सबसे आगे है। हम बिहारी सब पर भारी किस मामले में? जनसंख्या में हम 2 हमारे 1000। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? तो ये हम लोग का मोटिवेशन होता है। हम लोग कभी एजुकेशन को नहीं चुनते हैं, हम लोग हमेशा सोचते हैं जितने ज्यादा हमारे वंशज हो जाए वो अच्छे हमारे लिए। ठीक, बोलो ये सारी चीजें समझ में आई? यस सर। देखो परिवार नियोजन एक कानून है, उसका नाम याद रखना, 2002 का ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है, नेशनल पॉपुलेशन प्लान है, NPP। इस प्लान में कहा गया है कि शेर के बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 हमारे 2
लेकिन हम लोग उस पर कभी नहीं करेंगे फॉलो। आप मुझे कि नहीं ये टंगा रहता है, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं है बिहार पे। अरे देखो एक बात बोलते हैं, हम ये नहीं कहते, हमने बार बार कहा, देखो तुम जनसंख्या कितना भी रखो, हम तो कहते हैं बिहार की जनसंख्या पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या के बराबर हो जाए, लेकिन जो ह्यूमन पावर है उसका यूज होना चाहिए, मैन पावर का यूज होना चाहिए। अगर जनसंख्या बढ़ रही है, 10 लोग एक मेंबर में है, तो 10 लोग का जो है वो अच्छा एजुकेशन हो, अच्छे क्या बोलते हैं लाइवलीहुड हो, अच्छा लाइफ स्टाइल हो, तो वो अच्छी बात है, वो देश के लिए फायदेमंद है। बात समझ में आ रहा? जैसे चाइना हमसे बहुत दिन तक आगे रहा जनसंख्या के मामले में, हम लोग इतनी छक्का मारे, इतने चौका मारे, इतनी बैटिंग किए, थोड़ा मौका पता चला कोरोना आया, मालूम चला चाइना सीधे पीछे, हम लोग सबसे आगे। हम लोग मौका के तलाश में थे कि कोई महामारी बीमारी आए, हम लोग सीधा आगे निकल जाएंगे। बात मुझे कि नहीं? ये सारी चीजें बोलो, 2 लेसन कंप्लीट हो गया, दूसरा में कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो लोग, देखिए इसमें एक चीज याद रखिएगा, मुद्रा किससे बना हुआ? मुद्रक से बना हुआ। किससे? मुद्रक। मुद्रक माने क्या होते हैं? मोहर, यानी वह वस्तु जिस पर किसका मोहर लगा सरकार का, क्या कहलाता है? मोहर। चीजों को एकदम आसान करके पढ़ना है। देखिए कोल बॉन्ड थे, याद रखिएगा, बताता हूँ आपको, कोल बॉन्ड, प्रेस्कॉट, ये सब प्रोफेसर थे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। नैप, सेलिगमैन, ठीक। देखिए कोल बॉन्ड ने कहा था कि मुद्रा का जो इतिहास है वो मानव के विकास का इतिहास, मुद्रा के विकास का इतिहास किसका इतिहास है? मानव के विकास का इतिहास है। किसने कहा था? कोल बॉन्ड ने। ये याद रखिएगा, बहुत आसान है। प्रेस्कॉट क्या कहा था? मुद्रा क्या है? क्या क्या है? क्या रख प्रवाह। नैब क्या कहा था? मूल्य का मापक, मूल्य का, मुद्रा मूल्य का मापक है, मुद्रा मूल्य का मापक। सेलिगमैन का क्या कहा था? सामान्य स्वीकृति हो, सामान्य क्या हो? मतलब मुद्रा वो है जिनको देश के सभी लोग एक्सेप्ट कर ले की मुद्रा है, तो वो क्या कहलाएगा? मुद्रा कहलाएगा। और एक और थे, उसका नाम था हार्टले बिट्स, उसमें क्या कहता? मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का काट करता है, मुद्रा, हाँ मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का काट करता है। ये याद रखिएगा, बहुत आसान है। देखो ये सब चीज मुद्रा के बारे में तुमको याद रखना है। कौन प्रणाली? बोलो, कौन प्रणाली? वस्तु, वस्तु विनिमय प्रणाली, वेरी गुड, ये याद रखना आपको, एकदम आसान है। देखिए इसमें क्या होता है कि वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। किससे किसका लेन देन होगा? हाँ, वस्तु से वस्तु का लेन देन, वस्तु से वस्तु का लेन देन होगा, उसको बोलेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। हमने कहा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे आवश्यकता से दोहरे सहयोग का अभाव था, यह जरूरी नहीं था कि 2 आदमी की जरूरत क्या हो जाए? मेल खा जाए, अलग अलग हो सकती है। अगला क्या था? मूल्य के मापने में कठिनाई थी, मुद्रा नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली में आप मूल्य नहीं माप सकते थे, विभाजन का अभाव था, बांटने की समस्या थी, बांट नहीं सकते थे, ठीक। मूल्य हस्तांतरण की समस्या थी, मतलब मूल्यों का एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरण नहीं कर सकते थे। कौन प्रणाली में? वस्तु विनिमय प्रणाली में मुर्गी के बदले अंडा मिलता था, ये प्रणाली था। अंडा के बदले कौन चाहेगा भाई, इतना नुकसान करता था, इससे मुर्गी खरीद ले, क्यों अंडा के बदले मुर्गी देगा भाई? अब कोई आदमी अगर तुम्हें कह दे, मान लो जाहिर सी बात कि कॉफी का बिजनेस कर रहे हो, तुम कॉफी के बदले जो है गेहूं दे दोगे? अरे दे दोगे यार, नहीं ना दोगे, बात में है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली समझ में आया? चलो बोलो, एक चीज और इसमें ध्यान दो, बहुत आसान है, वो ध्यान देना है। बोलो ध्यान दो, पिछला चैप्टर में क्या पढ़े हो? आय, क्या पढ़े हो? आय मतलब कौन सा श्रमिक? परिश्रमिक, वेरी गुड। 2 नंबर में क्या बोलोगे? व्यय, क्या बोलोगे? व्यय मैंने क्या होता है? 3 नंबर में क्या बोलिएगा? बचत, मतलब क्या हुआ? बचा, जो, हाँ बचा हुआ, जो बचेगा इनकम, उसको बचत बोलते हैं। याद रखिएगा, जो बचत होता है, जो बचत हमेशा क्या होता है? आय माइनस व्यय होता है। क्या होता है? आय माइनस व्यय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बोलो क्लियर? मुद्रा के हैं कितने कार्यमान? मुद्रा के हैं 4 कार्यमान। माध्यम, बोलो, मापन, कितने कार्य हुए? पहला
क्लियर है? अच्छा clear। मुद्रा क्या है? मुद्रा सूरज से भी चमकीला है, मुद्रा शहद से भी मीठा है। हमने कहा था कि मुद्रा बाबू बड़न भैया, पैसा की जब बात आती है तो बाबू भैया काम नहीं आता। हमने कहा था देखो भाई ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, जिसके पास पैसा है वही महान है। तो मुद्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर कोई को मुद्रा चाहिए, हर कोई को पैसा चाहिए। चीजें समझ में आई? हर आदमी देखो, जो भी आदमी है सबको पूछोगे, सब रोता कोहरता रहेगा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। बात सुन रहा, जिसके पास जितना है उतना ही वो लोभ लालच में आगे डूबा हुआ है। अगर वो पेशेंस रख रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा इंसान है। ये सब चीज याद रखना। बोलो क्लियर है? अगला चीज सीखो, क्या नाम है? सात। क्या सीखोगे? सात का मतलब क्या होता है? विश्वास। क्या होता है जी? विश्वास। यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर अगर विश्वास कर रहा है तो उसका साथ मजबूत होगा। जिड साहब थे जो प्रोफेसर जिड, जानते हो इसका इसका नाम सब जो है ना कोटी कोटी करके इसका जिड रख देते कर लेता, ABCD EFG याद कर लेता आराम से, वो याद हो गया। जिड, जिड कहाँ रखा? जिड रखा, लास्ट का लेटर याद रहता जिड। तो प्रोफेसर जिड महोदय ने कहा था कि साख एक ऐसा बिजनेस कार्ड है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने से जुड़ा हो। अब बताओ कितने प्रकार के कार्ड पड़े हो? दो प्रकार का। पहला कार्ड क्या? डेट कार्ड। दूसरा कौन सा कार्ड है? कार्ड। कौन सा कार्ड? जिससे पैसा निकालते कौन कार्ड? जिससे पैसा लोन लेते हैं कौन कार्ड? जो 24 घंटा सेवा दे रहा है कौन मशीन? देखिए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो मशीन कंटिन्यू ऑटोमेटिक रूप से चलता रहता है और 24 घंटे सेवा देता है, उसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन के से याद रखो। हमने कहा था कि एक जगह चोरी हुई थी, हुआ क्या? पासबुक वाला मशीन था और ATM मशीन था। चोर पढ़ा लिखा नहीं था, दोनों मशीन एक जैसा ही था। चोर गया, पासबुक वाली मशीन को लेके उड़ गया। दूसरा दिन पता चला क्या? देखो भाई वो जो मशीन है वहां पर, बात मुझे कि नहीं? तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, चोरी नहीं करना गलत है, लेकिन वो देखो वो इतना मूर्ख था कि उसको पहचान भी नहीं पता चला कि कौन सी मशीन। लेकिन चोरी कभी नहीं करना चाहिए इंसान को। एक बच्चा एक पेंसिल से फांसी तक पहुंच गया, ये कहानी आपको पता होगा। एक बच्चा जो था बचपन में क्या करता था, वो पेंसिल चोरी करता था, वो माँ के पास लेकर जाता था, उसकी माँ देख के बहुत खुश होती थी कि मेरा बेटा पेंसिल लाया। अगला दिन रबर ले गया, बहुत खुश हुई माँ। अगला दिन इरेजर ले गया, सब ले गया। एक दिन पूरा औजार बक्स ले गया, माँ और गदगद, बेटा कहाँ से ला रहा वो पता नहीं, लेकिन बेटा ला रहा है। माँ सुनना रहा, बहुत खुश माँ। देखो कि सब कुछ ला रहा है, नया नया सामान, अब इसको खरीद के देने की जरूरत नहीं है। वो एक दिन बैग लाया, एक दिन किताब लाया, माँ बहुत खुश हुई, मेरा बेटा अपना पढ़ने का इंतजाम खुद कर रहा है। बड़ी बात क्या हो सकती है? एक दिन वही लड़का एक बड़े से व्यापारी के यहाँ से जेवर चुरा लिया। पता चला, पुलिस जब उसको सर्च करते हुए पहुंची, जेल में ले गया तो उसको फांसी की सजा सुनाई। जज ने कहा कि देखो, जेलर ने कहा देखो भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या, तुम बता दो। कहा मेरी आखिरी इच्छा है, मैं अपने माँ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मिला दिया जाएगा। जब माँ को लाया गया, कहा उसके कान में हम कुछ कहना चाहते हैं। जब वो माँ उसके कान को बढ़ाई उसी तरफ, तो वो जोर से दांत से अपने माँ के कान को फिर से लहूलुहान कर। कहानी ये हुआ, कहा कि यही वो माँ है, माँ जिसने एक पेंसिल से ये फांसी तक पहुंचा। इसलिए माँ की तरबियत दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक माँ बाप अगर जिस बच्चे को जैसा सींचेगा वो वैसा बनेगा। पूछ गया ना? क्या वो यार छोड़ो, ले बोलो तुम लोग यार, डिस्परेशन में नहीं रहना है जी, तो अच्छी बात है। तो बोलो ये चीजें समझ, देखो ये चैप्टर खत्म, बहुत आसान है। बोलो ना, अब एकदम आसानी खत्म कर देंगे, कोई टेंशन मत लो। चौथा में आ जाओ। वित्तीय संस्था किससे बनी है? बना हुआ है। अरे यार ध्यान दो कम से कम यार, हम यहाँ बोल रहे हैं मेरा खून सूखना चाहिए, तुम्हारा खून। वित्त से, वित्त का मतलब क्या होता है? लोन। क्या होता है? तो संस्था ऋण देती है, वो क्या कहलाता है? प्रकार की दो। बताओ कौन सा? संस्थागत। कौन सा? गैर गैर संस्थागत है ना, ये दो तरह का होगा। बताओ संस्थागत में क्या क्या आ जाएगा? जैसे बैंक का भी है, बैंक में चाहे वो भूमि विकास बैंक हो, भूमि विकास बैंक हो, चाहे नाबार्ड हो, ये सारा किसमें आ जाएगा? वित्तीय संस्था।
किसमें आ जाएगा? गैर संस्थागत में महाजन, महाजन आ जाएगा, महाजन हो जाएगा, सेठ हो जाएगा, और बोलो साहूकार हो जाएगा, है ना। तो ये सारी देखो बार बार कर जितनी चीजें बता रहे हैं सच बोल रहे, अगर तुम एक साल इसको याद कर लिए जैसे बता रहे हैं, अगर तुम याद करके दुकान पर चले गए तो मैट्रिक का एग्जाम धुआं धुआं हो जाएगा। सच बोल रहे नहीं, मैट्रिक धुआं धुआं हो जाएगी। ये पूछेगा बच्चा वाला सवाल तो तुम अकेले लिख के आ जाएगी। ठीक है, तो बोलिए इतने क्लियर है। अच्छा एक चीज और याद रखो, इसमें वित्तीय संस्था क्लियर हो गया। एक चीज और देखो, वित्तीय संस्था में कौन सी वित्तीय संस्था? सूक्ष्म। कौन सी? बोलो कौन सी? सूक्ष्म वित्तीय संस्थान। ये कौन सा संस्थान होता है जो छोटे पैमाने पर क्या देता है? कौन से पैमाने पर? हाँ, छोटे पैमाने पर जो संस्था ऋण देने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म वित्तीय संस्था। बताओ सबसे बड़का बैंक इतना बोला नहीं है, RBI बोलो, क्या बोलोगे? RBI। आर कब हुआ एस्टेब्लिशमेंट? 1900। एकीकरण कब हुआ? 1900। वाह गजब। बताओ ये जो बैंक हम लोग कहते हैं, अच्छा ये RBI से सारा जो बैंक पूरा हुआ उसका नाम क्या? व्यवसायिक बैंक। कौन सा बैंक? हाँ ये याद रखिएगा, व्यवसायिक बैंक है। व्यवसायिक बैंक का काम क्या है? पहला काम है ऋण देना, पहला काम है ऋण। दूसरा काम क्या है? लॉकर की सुविधा देना। तीसरा काम है ATM कार्ड की सुविधा देना। चौथा काम है एजेंसी संबंधी काम करना। पांचवा काम है कि जमा किए गए राशि को सुरक्षित रखना। ये सब काम सब है, नॉर्मल काम है। बैंक का क्या काम देख रहे हो? तुम एक बैंक में जा रहे हो, वहाँ क्या क्या काम तुम्हारा हो रहा है वो चीज है, ये डिपेंड करेगा किससे? व्यवसायिक बैंक। बात सुन रहा है? इसको हम लोग कमर्शियल बैंक भी कहते हैं। कमर्शियल बैंक कहते हैं ना, ये याद रखना। ये 5 नंबर में संकेत कर सकता है। ठीक है, एक चीज और याद रखो, ये क्या? एस बोलो। कितना महिला का समूह? 15 से 20 महिलाओं का समूह है। ये क्या करती है? बैंक से लोन लेती है और अपने बचत को बैंकों में जमा करती है और लोगों की जरूरतों को अत्यंत कम ब्याज पर पूरा करने का काम करती है। गाँव में अगर तुम KKCG से लोन लेना चाहोगे तो तुम आसानी से ले सकते हो, तुमको बहुत कम इंटरेस्ट से ये लोन देने का काम करेगा। बोलो क्लियर है सारी चीजें? इसमें हमारी तरफ से लगता है कोई दिक्कत नहीं है। कौन कारिता? जल्दी बोलो कौन कारिता? कौन कारिता? कितने सबसे मिलकर बनाया? हाँ प्लस हाँ मतलब हाँ मतलब वेरी गुड। कारिता मतलब काज करना, याद रहेगा ना। मिलकर काज करने की क्रिया को सहकारिता बोलते हैं। 1904 में सहकारिता संबंधी एक नियम बना, अधिनियम बना। 1919 में सहकारिता संबंधी एक प्रांत का गठन किया गया, है ना। एक प्रांत को या पूरे स्टेट को बताया गया कि आप सहकारिता संबंधित जो है स्टेट बनाइए, सहकारिता सहकारी बैंक खोलिए। सहकारी बैंक ऐसा बैंक होता है जो गरीब किसान मजदूरों को ऋण देने का काम करता है। बोलो ये सारी चीजें क्लियर हो गई? बोलो आसान है ना, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। ठीक, अब देखो पांचवा और छठा लेसन एक बार में खत्म होगा, वो वैश्वीकरण और रोजगार, बहुत आसान होता है। और उसमें छठा कौन सा है? वैश्वीकरण। देखिए इस चैप्टर को थोड़ा बढ़िया देख लीजिएगा, उसके लास्ट का 5 मिनट का लेक्चर है उपभोक्ता। हम सारे लोग उपभोक्ता, 145 करोड़ लोग उपभोक्ता। बात सुन रहा, खत्म करना है तो ध्यान दो। रोजगार मतलब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जिसको योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिलता, योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिलता है, मिल जाता है। काम क्या होता है? हाँ काम मिल जाता, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे यार? पता नहीं तुम लोग शांत बन गए। खा पी के नहीं आए हो? अगर नहीं खा के आओ तो मोदी का लड्डू ला देंगे, सब कुछ खिला देंगे, खिला देंगे। रोजगार समझ में आ गया? योग्यता के हिसाब से अगर काम मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? रोजगार। काम नहीं मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अगर कोई लड़का गोभी छानना जानता है, गोभी का दुकान नहीं खोल पा रहा तो बेरोजगार। आप मुझे क्यों नहीं बोले? समझ गए बात? हाँ अगला देखो, दूसरा बताओ। रोजगार अगर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? जल्दी बोलो। सेवा मतलब रोजगार हमेशा क्या होगा? सेवा के डायरेक्टली पहुंचना। ये क्लियर है? मतलब कितने तरह की सेवा, कितने तरह की सेवा, कौन कौन? सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा, यानी जो सेवा
सरकार के द्वारा दिया जाए उसको क्या बोलेंगे? और जो सेवा निजी व्यक्ति के द्वारा दिया जाए उसको क्या? क्लियर। मॉल, मॉल बताओ, मॉल। एक छत के नीचे चलने वाला बाजार, एक छत के नीचे को छत। अरे हुकूमत नीला बाद में है। पहले मॉल एक ही छत के नीचे चलता था, अभी भी मॉल का एक ही छत के नीचे चलने का परमिशन है, लेकिन वो अपनी जरूरत के सामान को बढ़ाता 2 मंजिला 3 मंजिला कर लेता है। लेकिन एक छत का मामला क्या कि एक को छत हुआ नहीं, कहने का मतलब ये है कि तुम उसके अंदर जाओगे तो तुमको रूम नहीं मिलेगा कि वो सीधा छत रहेगा, उसके नीचे सामान मौजूद रहेगा। चाहे 3 मंजिल पे चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, छत के नीचे को सामान मिल जाए। एक ही छत के नीचे चलने वाले बाजार को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं ना। इसमें कुछ चीज और आप लोग सीख लीजिएगा, जरूरी है। जो आप लोग पढ़े ही हैं कि कितने प्रकार का आर्थिक क्षेत्र? पहला प्राथमिक, पहला। उसका दूसरा नाम क्या जानते हैं? कृषि क्षेत्र। कौन सा दूसरा क्षेत्र? कौन सा क्षेत्र है? उसका दूसरा नाम क्या जानते हैं? तीसरा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? इसका दूसरा नाम क्या जानते हैं? वाह गजब। अपना जो बिहार है ये कितनी % आबादी गांव में रहता? 75। और कौन सा काम करता वो? खेती बाड़ी। कौन सा काम करता है? वेरी गुड। अच्छा ये क्या बोलो, ये क्या, जल्दी बोलो। निवेश मतलब संपत्ति को खर्च करने के लिए जो पूंजी खर्च करना पड़ता है उसको क्या बोलेंगे? दूसरा क्या? बी बोलो। विदेशी निवेश। कहाँ जाके खर्चा करोगे? बोला वाला चला गया अमेरिका में जाके कुछ खरीद लिया, विदेशी। 5 बजे 2 बजे तो विदेश में अगर जाके बुलेट खरीदोगे तो विदेशी निवेश। क्लियर है ना? या विदेश में आप संपत्ति खरीद रहे हैं, उपकरण खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, तो ये विदेशी निवेश है। क्लियर है सारी चीजें? अपने आर्थिक मंदी जब स्टार्ट हुआ था 1929 में, कब हुआ था? 1929 में एक मंदी हुआ था, आर्थिक मंदी। उसके बाद 1991 में भारत में एक नीति बना था, कौन पीजी? एलपीजी सिलेंडर नीति बन गया। नहीं ठीक है, एलपीजी एक नीति था। एलपीजी नीति में क्या ये उदारीकरण हुआ? कौन सा करण हुआ? वेरी गुड, उदारीकरण। ये कौन सा हुआ? निजीकरण। और ये कौन सा हुआ? वैश्वीकरण। वाह एकदम धुआं उड़ा रही तुम लोग यार, इकोनॉमिक्स का है। देखो उदारीकरण मतलब हुआ अनावश्यक टैक्स को हटा देना, उदारीकरण है ना। निजीकरण मतलब सरकारी क्षेत्र को, वैश्वीकरण मतलब एक देश का स्तर पर 5 यानी कोई एक देश दूसरे देशों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक तौर पर जुड़ जाता है। इसी जुड़ाव को हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। अच्छा ये बताओ ये कौन सी संस्था है? डब्ल्यू रेट ध्यान दो, कौन सी संस्था है? कब गठन हुआ? 1900। इसका काम क्या हुआ? व्यापार व्यवसाय को, व्यापार व्यवसाय को। देखो 2 लाइन में इनको खत्म करो, लास्ट लेसन है 7, इसका नाम है उपभोक्ता। उपभोग प्लान, उपभोग मतलब क्या मतलब? गाँव में एक शब्द बड़ा चलता है, भोग नहीं हो। गाँव में एक शब्द चलता है भोग। भोगना मतलब उपयोग नहीं कर पाएगा वो। ये इकोनॉमिक्स के शब्द में उसको हम लोग कह रहे हैं कि भोगोगे नहीं मतलब तुम उपयोग नहीं कर पाओगे हमारे साथ जो बुरा किया। यही आया भोग का। उपभोग मतलब क्या होगा? उपयोग करना। का मतलब क्या होगा? जो व्यक्ति किसी भी सामान का उपयोग करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? याद रखिए कभी भी आप एक उपभोक्ता है, आप जागरूक नागरिक है तो जागरूक अधिकारों को सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता, सतर्क उपभोक्ता ही। तो बाजार जाकर कुछ चीजों को याद रखना। सबसे पहले बाजार जाओ तो तुम देखो उनके अवयव की सूची कौन कौन सा है, उसमें मिला गया सामान कौन सा है, एक्सपायरी डेट चेक करो, निर्माण की तिथि चेक करो, है ना, कहाँ से जुड़ा हुआ, कोई मानक चिन्ह है कि नहीं, ट्रायंगल वगैरह कोई चिन्ह बना हुआ है कि नहीं, चिन्ह देख लेना। इसको बोलते हैं एक मार्क है कि नहीं। अगर आटा उटा लाने जाओ, खाने वाला जितना सामान है ना, खाने वाला
खाने वाले सामान में ये 1 मार्क होगा, ठीक। ज्यादा पैसा हो गया तो ये भी लाने जा रहे हो, ठीक है। इसको कौन सा मार्क बोलते हैं, कौन सा मार्क। कल हमने कहा था कितना कैरेट शुद्ध सोना, 24 कैरेट। कैरेट शुद्ध सोना, लेकिन कैरेट में सोना चांदी ये क्या है ना, ये कैरेट है क्या? तो मूर्ख नहीं बनना है। 22 कैरेट वाला दुकान हो या 24 कैरेट वाला दुकान हो, दोनों सही है, कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। मतलब लिख दिया तो लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, कोई आदमी आके लिख देगा भाई हम तो बागर को लंदन बना रहे, वो चीजें जो है वो रियलिटी है क्या, बात समझ में आएगी नहीं तुम्हें, बोलो। ये 1 मार्क समझ गया। दूसरा क्या हुआ, हॉल मार्क किसके लिए, और 1 मार्क किसके लिए, सामान, खाने वाले सामान की जानकारी के लिए। तो ये सामान खरीदिएगा तो ये सब चीज देख लीजिएगा, जरा उसका वेट चेक कर लीजिएगा, जितना आप सामान खरीद रहे हैं वो सामान उतना है कि नहीं, ऐसा नहीं वो सामान ज्यादा हो गया वो सामान कम हो गया, तो ये सब चीज देख लेना है। माप तौल देख लेना, ऐसा तो नहीं डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे रहा, ऐसा तो नहीं ऊंची कीमत आपसे वसूल रहा। और फिर भी अगर आपसे ये सारा काम करता है तो आपको यूज करना है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। कौन अधिनियम है, उपभोक्ता, बोलो उपभोक्ता संरक्षण 1986 अधिनियम 1986 धारा 9, बहुत पावरफुल संरक्षण अधिनियम है। एक उपभोक्ता को बहुत ज्यादा राइट देता है, सूचना का अधिकार, चुनाव पसंद करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सब चीज में फेल हो गए, शिकायत निवारण का अधिकार। अगर तुम्हारे पास सामान तुम खरीद रहे हो, 30 लाख से कम सबका सामान खरीद रहे हो, कौन आयोग जाओगे, जिला कोर्ट में, कहाँ जाओगे। 20 लाख से ज्यादा का सामान 1 करोड़ से कम है, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओ कंप्लेन करने के लिए। और 1 करोड़ से ज्यादा का सामान खरीदे हो, हो गया राष्ट्रीय आयोग जाना है, 0 रुपया लगेगा, 0 रुपया। लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ अगर मान लीजिए स्कैम्स हो रहा, तो मानव अधिकार आयोग एक संगठन है जो क्या करता है, मानव के राइट को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। ऐसे ही सूचना आयोग बनाया गया। आज के दौर में आप यहाँ बैठिएगा, आरटीआई फाइल कीजिएगा, आप कहिए हम आरटीआई फाइल से फला स्कूल के प्रिंसिपल का पूरा डेटा मांग रहे हैं, तो आपको वो प्रिंसिपल डेटा लेवल करा के देगा जो उस आरटीआई के अंतर्गत आता। बात समझ में आया। तो आज का ये इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरे इकोनॉमिक्स में यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। जितना बता दिया हमने, देखे होंगे कि हर चैप्टर में हम बहुत सारा पॉइंट बताए। ये सारा पॉइंट तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम पी जाओ इसको, रट के, क्या बोलते हैं वो, नमक मिर्ची डाल के पी जाओ इसको। बात बुझे कि नहीं बुझे, हाँ समझ में आ गया। चलो आज का क्लास हम लोग क्लोज करते हैं।